जब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए तब से लेकर के आज तक कितनी बदल चुकी है? लोगों का परसेप्शन स्टॉक मार्केट के प्रति ऐसा था कि यार स्टॉक मार्केट में कोई काम कर रहा है ना तो उसके घर में शादी नहीं करनी। है। ये मार्केट कैसे काम करती है? निफ्टी 50 क्या होता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है? निफ्टी है क्या? जो स्टॉक कमजोर होने लगता है उसको बाहर निकाल देता है। ये सिस्टम है जो उसका हाथ पकड़े हुए है। तो इंडेक्स की फिलोसॉफी अपने आप में बहुत मजेदार है थोड़ा सा बताइए। कि आज से 200 साल बाद में सर्वेश भाई की 7वीं जनरेशन धरती पे आएगी और उनका खरीदा हुआ इंडेक्स यदि उनके पास गया तो पता है वो 7वीं जनरेशन के पास क्या गया? मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा? इतना लंबा इंडेक्स में कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। जैसे हर व्यक्ति की एक दिन डेथ होती है वैसे ही हर कंपनी एक दिन वो ग्रोथ चलती भी रह सकती है। वो एप्पल जैसी कंपनी बड़ी बनती जाएगी पर एक दिन तो उसका फॉल आएगा कि नहीं आएगा? 100% आना है। लेकिन 200 रुपया 250 रुपये का भी शेयर मिल जाता है वो ETF। अपने आप ही मान लो 5 रुपये का उसमें आपको रिलायंस मिल गया, 3 रुपये का कोई और मिल गया, 2 रुपये का कोई और मिल गया, ऐसे करके वो 200 रुपये का कॉम्बो अपने आप तैयार है वहाँ पे। कि निफ्टी 50 को इंडियन इकोनॉमी का जो है ना थर्मामीटर कहा जाता है। न्यूज़पेपर में खबर आती है कि मार्केट अपने शिखर पे है और हम अपना पोर्टफोलियो देखें तो हमारा पोर्टफोलियो चल ही नहीं रहा है। 5,000 रुपया लेकर के इंडेक्स में चला जाए या स्टॉक में चला जाए? 5,000 रुपये का उसने अगर इंडेक्स खरीदा, ये इसका मतलब है आपने बुफे थाली खरीद ली। कोई दिन बोलते हैं आज बाजार टूटा हुआ था तो इसका मतलब वो 50 स्टॉक्स का ओवरऑल वैल्यूएशन आज टूटा। क्या सच में इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है? गाड़ी रॉन्ग साइड में चला रहे थे, क्लेम नहीं मिलेगा, आपने ये किया नहीं मिलेगा, गाड़ी पुरानी थी, ये था वो था, और वो स्टार मार्क में आदमी अटक जाता है। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचने का सिंपल तरीका क्या है? मैं बोल दिया हूँ मेरे घर के अंदर में कह रही है छिपकली से मत डरो, तो कहने से थोड़ी हो जाएगा। जो भी शुरुआत करने जा रहा है उसको खुद से करना चाहिए या किसी एडवाइजर के थ्रू जाना चाहिए? इस मार्केट में टिक के खेलना है, रिकॉर्ड बन जाएंगे। मैंने कुछ बुद्धि लगाई और मैंने पैसा बना लिया। मैंने सुना बुद्धि लगाने वाले डूब जाते हैं। समय पैसा बनाता है। मेरे परदादा जी ने भी खरीदा था, जिस भाव में खरीदा था उसके बाद बढ़ा तो ये आगे बढ़ेगा। उसे गोल्ड सिल्वर के ऊपर में कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब बात आती है इक्विटी मार्केट की तो उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और टिके रहे तो बाद में जब तक उनकी डेथ हुई तब तक में उनकी वेल्थ थी 49,000 करोड़। बाजार तो वही था, इन्वेस्टर तो भरे पड़े थे। मैक्सिमम लोगों को आपने वो कौन सी कॉमन गलतियां करते हुए देखा होगा जिसकी वजह से वो डूबते हैं? वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते। आपको शुरू करना है मार्केट में 50,000 रुपये लेकर के, तो आपका प्लान क्या होता है? हमारा तो स्लोगन है कि हम ये बोलते हैं इंडेक्स है तो बढ़ेगा ही। तो बस कई बार लोग कहते हैं कि इस मार्केट में स्कैम भी होता है, मूवी भी बन चुकी है इस पे। यस होते हैं। तो फिर नीचे वाला छला नहीं जाएगा? हम ना नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट, निफ्टी, फाइनेंस एक ऐसा विषय है कि जिस पे जितना ज़्यादा बातचीत की जाए ना वो कम ही नज़र आती है, क्योंकि जब भी आप इसकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाता है। कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आ जाती है जहाँ आपको लगता है कि अगर ये पता होता तो मैंने शायद लॉस नहीं किया होता, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये पता चल गया तो अब हम जो है कुछ बड़ा गेन कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी एंगल से आपको फाइनेंस के बारे में, स्टॉक के बारे में समझा सकते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह होती है कि हर बार किसी न किसी नए को लेकर के आते हैं। आज हम गोविंद झावर जी को लेकर के आए हैं जो बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है, यानी उसने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा जो थोड़ा टफ होता है। उसके बाद इनको ये ठप्पा मिल गया होगा कि भाई अब आप इसके बारे में ऑफिशियल बोल सकते हैं, यानी कि अब इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। यही मेरी एक कोशिश थी कि अगर आप कहीं फाइनेंस के मामले में उलझे हुए हों या आपको लगता है कि अब तक जितने पॉडकास्ट हुए उसमें कुछ बचा हुआ है, और जैसा मैंने आप लोगों का सवाल पढ़ा था, तो अब ये कोशिश है कि उन सवालों का जवाब गोविंद जी के द्वारा दिया जाए। तो आइए गेस्ट का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। थैंक यू सर्विस भाई, थैंक्स अ लॉट। अभी आप सीधे गुजरात से ही आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं सीधा सूरत से आ रहा हूँ। कब लैंड हुए आप यहाँ? लैंड हुआ मैं 10:30 और फिर आपके पास पहुँच गया। चलिए, तो कुछ आज हम ऐसा देने की कोशिश करते हैं ना कि बहुत बातचीत हो चुकी है मेरी इस पे, लेकिन हर बार बातचीत होने के बाद ना कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं लोगों के, तो उसके लिए फिर मुझे तलाश होती है कि गेस्ट ऐसा मिले जिनके साथ ये बातचीत की जा सके। तो जब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए
तब से लेकर के आज तक के इस मार्केट को कंपेयर करें तो कितनी बदल चुकी है? सो स्टॉक मार्केट में मैं एंटर हुआ था 2001 में। ओके। मैंने सीए कंप्लीट किया और सीए कंप्लीट करके तुरंत ही मैं स्टॉक मार्केट में आया। तब से लेके अभी तक में डिफरेंस क्या आया है, तो नॉर्मल जो डिफरेंसेस हैं वो ये आए हैं कि बाज़ार का जो वॉलेटिलिटी है या बाज़ार को देखने का जो नज़रिया है इन्वेस्टर्स का, वो काफ़ी कुछ बदला है। अच्छा। मुझे उस समय पे याद है, जैसे ही मार्केट के अंदर एंटर हुआ तो तुरंत जॉब ढूंढने गया तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। और लोगों का परसेप्शन स्टॉक मार्केट के प्रति ऐसा था कि यार स्टॉक मार्केट में कोई काम कर रहा है ना तो उसके घर में शादी नहीं करनी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा सिनेरियो होता था, लोग जॉक मारते थे ऐसी बातों पे और लोग छुप छुप के काम करते थे। और आज का सिनेरियो ये है कि अब एक यंगस्टर अपने आप ही, जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचता है उसका पता चलता है एक ऑनलाइन अकाउंट खुल गया है और उसका खुद का कुछ स्टॉक मार्केट का एनालिसिस चल रहा है, वो कुछ आईपीओस को ट्रैक कर रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर रहा है, कुछ स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा है और वो अपना काम कर रहा है। तो ये इतना बड़ा बदलाव मैंने देखा है एज फार एज पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा कभी फील हुआ क्या कि जब की बात कर रहे हैं वहाँ उस समय लोग इसमें पैसा लगाने का मतलब जुआ समझते थे? हाँ, एग्जैक्टली, कि लॉटरी की तरह आया तो आया, गया तो गया। लेकिन अब लोगों को लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा कुछ चेंज आया है क्या? एग्जैक्टली, एकदम सही पॉइंट है। अब लोगों को उसका फंडामेंटल समझ में आता है कि कोई भी चीज़ का प्राइस कोई ना कोई लॉजिक से बना हुआ है। कोई भी शेयर का प्राइस बना है तो उसका कोई लॉजिक है। यदि हम फंडामेंटल्स को अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हैं तो हम उसके वैल्यूएशंस को ट्रैक कर पाते हैं, हम उसकी प्राइस को ट्रैक कर पाते हैं, हम उसके वैल्यूएशन में अपना खुद का पार्टिसिपेशन कर पाते होते हैं। तो लोगों को अब उसका लॉजिक समझ में आने लगा है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ना निफ्टी 50 के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा बहुत सा दर्शक है जो ये जानना चाहेगा कि ये मार्केट कैसे काम करती है, निफ्टी 50 क्या होता है और निफ्टी 50 क्यों इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? बहुत बढ़िया। तो हम जिसको बोलते हैं ना, कई बार हम न्यूज़ सुनते हैं आज बाजार बढ़ा, तो पहले तो दर्शकों को ये समझना है कि बाजार किसको बोलते हैं हम। तो ये बाजार हम इस इंडेक्स को बोलते हैं। ओके। कि और ये इंडेक्स का नाम, एनएसई के इंडेक्स का नाम निफ्टी है, ऐसे ही बीएसई के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है। ओके। अब निफ्टी है क्या? तो ये निफ्टी है इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज। ओके। और ये टॉप 50 स्टॉक्स किस टर्म्स में बने हुए हैं? मार्केट वैल्यूएशन के टर्म्स में। मतलब जिस कंपनी की वैल्यू मजबूत है वो इंडेक्स के अंदर है। ओके। यदि आपकी कंपनी की वैल्यू कोई भी कारण से टूट के वो 51 नंबर पे आई, 52 नंबर पे आई, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर निकल जाएगा। ओके। और दूसरा स्टॉक जो उस समय 52 या 51 पे था वो 50 पे आ गया, वो अंदर आ जाएगा। अच्छा। तो बात बड़ी सिंपल हुई कि कमजोर चीज बाहर निकल गई, स्ट्रॉन्ग कंपनी अंदर आ गई। पर ये सिंपल काम के कारण इंडेक्स का पावर बढ़ गया। ओके। हमेशा इंडेक्स टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज होने के कारण हमको श्योरिटी दे देता है कि वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा। आप सोचो, अगर इंडिया के अंदर में कोई भी स्टॉक है जो कमजोर हो रहा है, 51 नंबर पे आते ही वो बाहर निकल जाता है, और दूसरा स्टॉक अगर उसके अंदर आ जाता है, और वो इंडेक्स अगर हमेशा टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है, तो वो जीरो कैसे होगा? वो जीरो केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि इंडिया में 50 कंपनी नहीं बचे। और सेम इसी तरह से सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स का एवरेज है। तो इंडेक्स की फिलोसॉफी अपने आप में बहुत मजेदार है। थोड़ा सा बताइए। देखो, गहराई से समझे ना तो हर एक व्यक्ति का ड्रीम ये है इक्विटी मार्केट में कि भविष्य के अंदर में जो कंपनी टॉप पे हो उसमें मैं आज इन्वेस्ट कर लूं। ऐसा आपका ड्रीम होता है कि नहीं होता है? हर किसी का होता है। हर किसी का ड्रीम होता है। लेकिन भविष्य में टॉप कंपनी होगी कौन सी, वो किसी को पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैंने इंडेक्स खरीद रखा है तो पता है मैंने क्या खरीद रखा है? क्या? मैंने भविष्य की टॉप कंपनियों को अपने आप खरीद रखा है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स अपने आप कमजोर स्टॉक्स को बाहर निकाल दे रहा है। हम कई बार इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कि आज से 200 साल बाद में सर्वेश भाई की 7वीं जनरेशन धरती पे आएगी, और वो जो 7वीं जनरेशन धरती पे आएगी, अगर उन्होंने इंडेक्स खरीद रखा है सर्वेश भाई ने, और उनका खरीदा हुआ इंडेक्स यदि उनके पास गया, तो पता है उस 7वीं जनरेशन के पास क्या गया है? उस 7वीं जनरेशन के पास में उनके जमाने के टॉप 50 स्टॉक्स गए हैं। हो सकता है आज वो स्टॉक्स हैं ही नहीं, और कल वो बहुत बूम पे हो जाए, अपने आप बूम पे होंगे, क्योंकि जैसे ही जो कंपनी टॉप पे जाएगी वो इंडेक्स में आ जाएगी। तो 200 साल बाद में जो कंपनियां उनके टाइम की टॉप 50 होंगी वो अपने आप उन्हें मिलेंगी।
लेकिन अब क्या है ना कि मज़ेदार बात समझो हाँ। आप कि इन्वेस्टमेंट में लोग जाते हैं जब एसआईपी की बात आती है। मैं अभी एसआईपी पे जा नहीं रहा हूँ, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आपने कहा 7वीं पीढ़ी की, तो आदमी ये कहता है कि हम 10 साल 12 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि उस समय जमाना क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। Exactly. तो इतना लंबा इंडेक्स में कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? सोचो आप प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट और इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में यही डिफरेंस है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। इक्विटी के अंदर में हमेशा हमको एक रिस्क लगती है। रिस्क ये लगती है कि कभी ये स्टॉक जीरो हो जाएगा। और हर कंपनी एक दिन ग्रो करने के लिए बनती है पर एक दिन जीरो होती है। जैसे हर व्यक्ति की एक दिन डेथ होती है, वैसे ही हर कंपनी एक दिन खत्म होगी। ओके। सुनने में अजीब लगेगा ये बात भी कि यार ये कैसे नेगेटिव बात बोल रहे हैं, पर अपन समझो इस बात को कि फंडामेंटली ये होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कोई टाइम पे ग्रोथ हो सकती है, वो ग्रोथ चलती भी रह सकती है। वो एप्पल जैसी कंपनी बड़ी 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 बनती जाएगी, पर एक दिन तो उसका फॉल आएगा कि नहीं आएगा। 100% आना है। लेकिन इंडेक्स क्या है? इंडेक्स केवल टॉप 50 का एवरेज है। तो जब तक वो एप्पल कंपनी, मान लो ये फॉरेन मार्केट की बात करूं, तो जब तक वो ग्रो कर रही है तब तक वो इंडेक्स में है। वो टूटने लगी, 51 नंबर पे आई, अपने आप इंडेक्स से बाहर। और उस समय पे जो टॉप कंपनी होगी वो इंडेक्स में आ जाएगी। तो मान लीजिए ये आपका हॉल है और यहाँ पर आपकी जो टीम है, मान लीजिए यहाँ 5000 लोग काम कर रहे हैं, पर आपने आपके जो इस रूम के अंदर में एक लिमिट लगा रखी है कि वैल्यूएशन के टर्म्स में जो टॉप 50 लोग हैं वही केवल इस रूम में आ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे बैठे हुए कोई व्यक्ति की वैल्यू कम हुई, कम होके वो 51 नंबर पे हुआ, तो बिना किसी को पूछे उसको इमीडिएटली बाहर चले जाना होगा। और बाहर में एक व्यक्ति जो बैठा है वो अब 50 नंबर पे आ गया है, वो अपने आप अंदर आ जाएगा। तो अब इस रूम की वैल्यू हमेशा टिकेगी कि नहीं टिकेगी? बिल्कुल टिकेगी, क्योंकि इसने चेंज को एक्सेप्ट किया है। ये फिलोसॉफी है इंडेक्स की। मुझे तो इंडेक्स और इक्विटी दोनों समझ में आ गई। अब लेकिन मैं एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। इंडेक्स का मतलब जिसमें बंच ऑफ इक्विटी हो, यही ना? हाँ। कि कई कंपनियां मिल करके वो 50 कंपनियां मिल करके इंडेक्स बनाती हैं, उनकी भी इक्विटी आप खरीद सकते हैं। Yes, ऐसा exactly. अगर मैं सही कह रहा हूँ। हाँ। और जो इक्विटी लोग खरीदते हैं वो किसी इंडिविजुअल एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो। ठीक है। और जब इंडिविजुअल कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस कंपनी के लाभ और नुकसान पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स करते हैं तो हो सकता है उसमें 10 कंपनियां फ्लॉप चल रही हों, लेकिन जो है 40 कंपनियां रन कर रही होंगी, इसलिए आपके पैसे के डूबने का चांस कम है। अगर मैं सही हूं तो इसको थोड़ा और आगे आप समझाएं। हाँ, तो थोड़ा इसमें चेंज भी है। 2 पॉइंट बोलता हूँ इसमें। पहले तो नुकसान का जहाँ पे पॉइंट था, हाँ। नुकसान इंडेक्स में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है, बीच के कोई समय पे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इंडेक्स घटेगा नहीं। क्या इंडेक्स घटता भी है, इंडेक्स बढ़ता भी है, लेकिन इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। ये अपने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वो टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है। और दूसरा क्योंकि वो मार्केट वैल्यूएशन के साथ लिंक्ड है। अगर हमेशा टॉप कंपनी उसमें है, तो आज इंडिया की टॉप कंपनी मान लीजिए 20 लाख करोड़ की है, तो आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो इंडिया की सबसे टॉप कंपनी होगी उसका वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ से कहीं ऊपर होगा। तो अपने आप ही 50 कंपनियों का वैल्यूएशन और ज़्यादा होगा, इंडेक्स अपने आप बढ़ जाएगा। ओके। तो अब आपका जो क्वेश्चन था ना दूसरा, कि भाई इसके अंदर में इक्विटी, जैसे हम डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से खरीद सकते हैं, तो इंडेक्स के लिए भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स हैं जो सेम इंडेक्स का फंड बनाते हैं। ओके। उसको वो इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो जो इंडेक्स के 50 स्टॉक्स हैं वही 50 स्टॉक्स वो खरीदते हैं उस फंड में। जिस प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में खरीदते हैं। तो सेम इंडेक्स का रिटर्न आपको वहां मिलेगा। इंडेक्स बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, इंडेक्स घटेगा तो वो घटेगा। ठीक है। और बाद में वो उस म्यूचुअल फंड को इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे हम वहां पे शेयर खरीद पाते होते हैं एक्सचेंज से, वैसे ही हम उस फंड को खरीद पाते हैं, और एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाने के कारण उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF बोलते हैं। तो एक सवाल और भी आएगा लोगों का कि जो हमारा इक्विटी होती है, जो शेयर होता है, वो 100 200 500 से भी खरीद लेते हैं। हाँ। लेकिन इंडेक्स कम से कम कितने में खरीद सकते हैं? हाँ, तो बहुत मजेदार है। नॉर्मली ऐसा फील होता है यार 50 स्टॉक्स का कॉम्बो है, तो उस थाली की वैल्यू क्या होगी? वो एक थाली है जिसमें 50 कटोरियां डाली हुई है। हाँ। तो कितनी वैल्यू होगी? तो इन्होंने क्या किया हुआ है, फंड की वैल्यूएशन तो बहुत बड़ी होती है। हाँ। पर उन्होंने उसके यूनिट्स छोटे छोटे यूनिट्स निकाल दिए होते हैं। तो लगभग क्या किया उन्होंने, उसका टुकड़ा 200 रुपये 250 रुपये का भी शेयर मिल जाता है वो ETF। इसका मतलब आपने 200 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 1 यूनिट मिल गया। ठीक है। अब उस 1 यूनिट के अंदर में फ्रैक्शन में वो 50 स्टॉक्स आपको मिल गए।
ओके। अपने आप ही मान लो 5 रुपए का उसमें आपको रिलायंस मिल गया, 3 रुपए का कोई और मिल गया, 2 रुपए का कोई और मिल गया, ऐसे करके वो 200 रुपए का कॉम्बो अपने आप तैयार है वहाँ पे। मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप 10-20 लाख लेकर के या 10-20 हज़ार लेकर के बैठिए तभी आप इंडेक्स खरीद सकते हैं, वहाँ भी सेम ऐसे ही खरीद सकते हैं। ये जैसे आप शेयर खरीद सकते हो, वो शेयर ही है और उसका शेयर का प्राइस जो है तो वो 200 300 इस तरीके से भी उन प्राइसेस के ऊपर में आप उस ETF को खरीद सकते हो। ओके। अब जो लोग इंडेक्स में डील करना चाहें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इंडेक्स में कैसे जाना चाहिए? क्या हाँ। वो भी ऐप के माध्यम से ही होता है या किसी ब्रोकर के माध्यम से होता है? क्योंकि इक्विटी लोग ऐसे जाके खरीद लेते हैं कि तमाम ऐप चल रहे हैं उसके थ्रू। इंडेक्स को कैसे खरीदते हैं? सेम जैसे आप इक्विटी खरीद सकते हो वैसे ही आप ETF भी खरीद सकते हो। जैसे आप इक्विटी को सर्च मारते हो, मैंने रिलायंस खरीदना, तो आप रिलायंस लिखते हो स्क्रीन पे ठीक तो है। रिलायंस का प्राइस आ जाता है। वैसे ही आप जो ETF खरीदना चाहते हो उस ETF का प्राइस लिखोगे तो वो ETF का आपको सामने भाव दिखने लग जाएगा। फिर आप उस पर प्लस माइनस या जो भी बाई सेल करके यू कैन डू दैट। ऐप के थ्रू ब्रोकर जो भी इक्विटी के लिए काम करते हैं वो ETF के लिए काम करते हैं। हम लोग निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं तो एक सवाल और भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि निफ्टी 50 को इंडियन इकोनॉमी का जो है ना थर्मामीटर कहा जाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? थोड़ा सा बताएं ना, कैसे जो हमारा निफ्टी 50 है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्मामीटर है? सो नॉर्मली अपन बोलते होते हैं कि भाई इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स कंट्री की ग्रोथ का बैरोमीटर है कि वो बताता है कि भाई कंट्री कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है। अब सचमुच में समझना है कि इंडेक्स ने किया क्या। हाँ। तो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं उनका वो वैल्यूएशन बता रहे हैं। वो कंपनियां क्या हैं? वो कंपनियां इंडिया की ग्रोथ दिखाती हैं। तो नॉर्मली कोई कंट्री है जिसका GDP ऑलमोस्ट 6-7% का है, ठीक है। इसका मतलब 6-7% से कंट्री ग्रो हो रही है और साथ में उस कंट्री के अंदर में 5-6% 7% का इन्फ्लेशन भी है। इसका मतलब चीज़ों के भाव 6-7% अपने आप बढ़ जाते हैं। तो 6-7% की ग्रोथ है, 6-7% का इन्फ्लेशन है, तो ऑलमोस्ट 12-13% जो है वो कंट्री की वैल्यू बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ रुपी। ओके। तो वो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? वो बढ़ रही है इसका मतलब इन कंपनीज के ओवरऑल वैल्यूएशंस, इन कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ रही हैं। और वो बढ़ रही हैं तो उससे अपने को पता चलता है कि मेरी कंट्री की ग्रोथ आई है। तो जब अपन देखते हैं कि इंडेक्स बढ़ रहा है तो ओवरऑल इसका मतलब है कंट्री भी ग्रो हो रही है। एक सवाल है मेरा जो किसी ने मुझसे पूछा था पॉडकास्ट में, मैं उसको लिखा हूँ, वो ये है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग वीएस स्टॉक पिकिंग में आम इन्वेस्टर के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? दोनों के अंदर में यदि इन्वेस्टर नया है हाँ। तो आई फील सो, दिस इज़ माई ओपिनियन, उसे पहले इंडेक्स में अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इंडेक्स में उसका हाथ सिस्टम ने भी पकड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। प्रॉब्लम एक इन्वेस्टर के साथ क्या होती है सर्वेश भाई, हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं, स्टॉक बढ़ता है तो हमें अच्छा लगता है, जब उसमें प्रॉफिट आता है फिर हम उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दूसरा, घर से थोड़ा और पैसा लाते हैं, फिर नया स्टॉक खरीदते हैं, उसमें पैसा आ गया तो अब हम और कॉन्फिडेंट होते हैं, घर से और ज़्यादा पैसा लाते हैं और फिर बहुत सारे स्टॉक खरीदते हैं और फिर पता चलता है कि उनमें से कई स्टॉक्स नहीं चलते। तो हमारी आदत ये होती है कि जो प्रॉफिट कर रहा है उसको तो बुक कर लो, जो लॉस कर रहा है उसमें खड़े रह जाओ। और थोड़े समय बाद में पता चलता है हमारे पास में कचरा स्टॉक्स ही रह गए। ओके। और फिर हम उसको ना तो सल्टा पाते होते हैं, सारी दुनिया में तेजी चल रही होती है, न्यूज़पेपर में खबर आती है कि मार्केट अपने शिखर पे है और हम अपना पोर्टफोलियो देखें तो हमारा पोर्टफोलियो चल ही नहीं रहा है। हाँ। तो ये पेन इसलिए आता है क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर में और इक्विटी मार्केट में एक बड़ा डिफरेंस है। व्यक्ति पहले प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ पर उसको गेन आता है तो उसको लगता है कि अब मैं सब जगह इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, पर फंडामेंटल रूल सबके अलग अलग हैं। प्रॉपर्टी में होता है क्या, मैंने एक प्लॉट खरीदा और उसका फिर भाव नहीं आ रहा है तो मैं खड़े रहता हूँ। थोड़े समय बाद में 2, 5, 10 साल में पता चलता है उसके पास में से रोड निकली और अचानक से बहुत ऊपर आ गया, फिर मेरा वो प्लॉट बिक जाता है। और मुझे ये श्योरिटी होती है कि ये जीरो तो होने वाला नहीं था प्लॉट, और फंडामेंटली पड़ा है तो देर सवेर इसका भाव आ जाएगा, और एक दिन आ भी जाता है तो अपने को लगता है इन्वेस्टिंग आ गया हमको। फिर हम इस फंडामेंटल्स के साथ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है। इक्विटी खरीदना शुरू करते हैं। अब जो इक्विटी चल जाती है उसको तो बुक कर लेते हैं, जो नहीं चलती है उसमें अपना एटीट्यूड वही प्रॉपर्टी वाला है कि भाई खड़े रहो, भाव आ जाएगा। और वहां पर होता है ये कि वो भाव टूटते कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं वो जीरो ही हो जाते हैं। तो जीरो ही हो जाते हैं इसका मतलब भाव ही खत्म हो गया और क्लाइंट उसके लिए परेशान हो जाता है। तो अब जो क्वेश्चन था आपका कि भाई इंडेक्स क्या इसमें डिफरेंस करता है, इंडेक्स इसमें डिफरेंस ये करता है कि जो स्टॉक कमजोर होने लगता है उसको बाहर निकाल देता है।
ये सिस्टम है जो उसका हाथ पकड़े हुए है, तो उसके हाथ में कभी भी कचरा माल नहीं रहता। और उसके कारण देर सवेर वो प्रॉपर्टी जैसा काम उसके लिए लाइफ में हो जाता है, जीरो नहीं होता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने आप आ जाते हैं अंदर, तो देर सवेर वैल्यूएशन मिल जाती है, तो ग्रोथ मिल जाती है, तो उसको वो फील रह जाता है कि मैं खड़े रहता हूँ तो मेरे को भाव मिलते हैं। एक एग्जाम्पल को समझते हैं, हर 8-10 साल में आपने न्यूज़पेपर में एक खबर ये भी सुनी है कि बाजार धराशायी हुए हुए हैं, और वही 8-10 साल के पीरियड में एक बार ये खबर भी आती है कि मार्केट अपने शिखर पर है। बिल्कुल। ये मार्केट वो इंडेक्स है। इसका मतलब यदि वो इन्वेस्टर 8-10 साल तक खड़ा रह सकता है तो उसको एक बार एकदम ऊपर में आना ही आना है, आना ही आना है। तो एक नए इन्वेस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सीधे नदी में कूद के तैरने के बजाय किसी का हाथ पकड़ के चलिए, वो हाथ आपका इंडेक्स है जो कि आपको बिल्कुल जाने नहीं देगा। Exactly. इसी से लगा हुआ एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है, उसके पास 5,000 रुपया है अपने पास, तो वो 5,000 रुपया लेकर के इंडेक्स में चला जाए या स्टॉक में चला जाए? सोचो आप 5,000 रुपये का स्टॉक लेगा तो उसको वो एक ही कंपनी का स्टॉक मिला, उसका सारा का सारा डिपेंडेंसी उस कंपनी की ग्रोथ पे ही है। वो परफॉर्म की तो उसके लिए स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है, और वो परफॉर्म नहीं की तो उसके लिए स्टॉक मार्केट सबसे खराब है। लेकिन वही 5,000 रुपये का उसने अगर इंडेक्स खरीदा तो उसको इनडायरेक्टली वो 50 स्टॉक, या अगर सेंसेक्स का इंडेक्स खरीदा तो अपने आप ही उसको वो टॉप 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मिल गया। ये इसका मतलब है आपने बुफे थाली खरीद ली, आपका बजट कम है, अब आप होटल में जा रहे हो, अब होटल में जाके आपको एक एक चीज़ को ऑर्डर करने जाओ तो एक सब्जी ऑर्डर करोगे तो पता चला अब रोटी का पैसा नहीं आया उसमें। लेकिन अगर बुफे थाली मिल रही है वहाँ पे तो वो थाली ली तो उसमें सब चीज़ें आ गई। अच्छा, किस कंडीशन में इंडेक्स में ये 5,000 रुपये का नुकसान हो सकता है? वो कंडीशन क्या होगी? जैसे स्टॉक में तो सीधे सीधे दिख रहा है कि लॉस हुआ तो गया, हाँ, लेकिन इंडेक्स में ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये 5,000 का नुकसान हो सकता है? मतलब पूरा 5,000 का नुकसान हो जाए ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, या 5,000 रुपये टूट जाए ये क्वेश्चन? 5,000 रुपये टूट जाए ये पूछ रहे हैं। 5,000 रुपये टूट सकता है। जैसे मानो इंडेक्स कर क्या रहे हैं, हाँ। इंडेक्स वो टॉप 50 स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस है उसके साथ लिंक्ड है। एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़े समय पहले रिलायंस का टोटल वैल्यूएशन था 13 लाख करोड़। ठीक है। उस समय पे टीसीएस का सेकंड हाईएस्ट स्टॉक था उस समय, उसका वैल्यूएशन था 12 लाख करोड़। ठीक। ऐसे 50 स्टॉक्स का टोटल वैल्यूएशन था अराउंड 118 लाख करोड़, और उस समय पे इंडेक्स था 15,000। ओके। अब ये स्टॉक्स के भाव बढ़ते हैं तो कंपनी के भाव बढ़े शेयर के, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो उन 50 स्टॉक का टोटल बढ़ा, टोटल बढ़ा तो इंडेक्स बढ़ जाता है। ठीक है। और ये 50 स्टॉक का टोटल घटा तो इंडेक्स घटेगा भी। फॉर एग्जाम्पल कोरोना का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया तो सब स्टॉक्स के भाव टूटने लगे, भाव टूटने लगे तो कंपनी की वैल्यूएशन टूट गई, तो टोटल टूटा, टोटल टूटा तो इंडेक्स उस समय टूट गया। फिर बाद में वो वापस रिकवर हुए तो ये भी बढ़ गया। तो मुद्दा इंडेक्स का वैल्यूएशन टूट सकता है, बढ़ भी सकता है, इसी का ही चाम है जिसको हम बोलते हैं आज बाजार क्या था भाई, कोई बोलता है आज बाजार ऊपर था, इसका मतलब आज इंडेक्स के वो टॉप 50 स्टॉक्स का ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ा। कोई दिन बोलते हैं आज बाजार टूटा हुआ था, तो इसका मतलब वो 50 स्टॉक्स का ओवरऑल वैल्यूएशन आज टूटा। लेकिन एक चीज तो डन है कि वो टूट सकता है, जीरो नहीं होगा। यस, टूट सकता है, जीरो नहीं हो। स्टॉक में जीरो हो जाएगा, स्टॉक में जीरो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, आज कई स्टॉक्स हैं। आज अपने पास में हर एक व्यक्ति के घर पे अगर पूछो ना तो उसके पास कोई ना कोई फिजिकल स्टॉक्स भी पड़े होंगे जो उनके पिताजी ने कि उनके दादाजी ने खरीद रखे थे, और आज उनके भाव ही नहीं है, वो अलमारी में पड़े हैं, उसका डीमेट भी नहीं करवाते हम। तो वो कंपनियां गई कहाँ? तो वो कंपनियां आई थी, कभी बहुत भविष्य दिखा रही थी, और आज उनका अता पता भी नहीं है। एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक किसको बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, किसको छोटा इन्वेस्टर मानते हैं, और इन दोनों के स्ट्रेटजी और लाभ में अंतर कैसे आता है? मेरी समझ से बड़ा इन्वेस्टर और छोटा इन्वेस्टर मार्केट के अंदर में कोई खास उन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाए होते हैं, और दोनों का पोर्टफोलियो मार्केट के रेट के हिसाब से बिहेव करता है। मानो आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया और मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, बाजार यदि 10% बढ़ रहा है तो मुझे मेरे 1 लाख पे 10% का रिटर्न मिल रहा है, आपको 10 लाख पे मिल रहा है। तो इक्विटी मार्केट की ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है कि भैया तुम ज़्यादा पैसा डाल रहे हो तो तुमको डिस्काउंट में मिल जाएगा शेयर, तुम कम पैसा डाल रहे हो तो तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो छोटा और बड़े का डिफरेंस इस चीज़ से तो नहीं आता है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा इन्वेस्टर होता है तो उसको कई बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह में ज़्यादा खर्च लग जाता है, क्योंकि कई चीज़ों के मिनिमम चार्ज होते हैं। जैसे आप कोई शेयर बेचते हो तो भाई 30 रुपया आपका डीमेट का चार्ज फिक्स है, लग ही जाएगा, या 20 रुपया पर स्क्रिप्ट लग ही जाएगा। तो वो किसी ने 2 लाख का माल बेचा तो भी उतना ही लगा,
और किसी ने 2000 का माल बेचा तो भी उतना ही लगा, तो उसको इस तरह से प्रोपोर्शनेट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लग सकती होती है। बट अदरवाइज छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स दोनों के दोनों एक जैसे परफॉर्म करते हैं। आपकी नज़र में एक अब जैसे ये बात चल रही है ना, तो इससे ही मुझे एक सवाल ये उपजा कि मान लीजिए कोई छोटा बहुत कम पैसा लेके बैठा हुआ है, तो उसके तो कुछ कॉस्टिंग भी ऐसे कट जाएंगी, तो Right. ऑब्वियस बात तो नुकसान ही होगा, वो कमाएगा जितना टाइम उतना देगा उसमें। तो आपके लिहाज से कितना पैसा ऐसा हाथ में होना चाहिए जिसको लेकर के इंडेक्स में या स्टॉक में उतरना चाहिए शुरुआत करने के लिए? शुरुआत तो छोटे से ही होगी, ठीक है, क्योंकि अपन कितना भी कोई एक एक्स फिगर बोल दें उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। व्यक्ति के जीवन के अंदर में वो एक उम्र तक तो पहले पापा मम्मी के डिपेंडेंसी के ऊपर में काम करता है, फिर वो खुद कुछ कमाने लगता है, अपने खर्च निकाल के थोड़ा बचाता है, वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है। तो शुरुआत में वो कुछ SIPs वगैरह करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है और एक साइज़ का पोर्टफोलियो बनता है, फिर वो इक्विटीज़ में आता है। इक्विटी में ज़रूर मैंने ये बोला कि भैया वो इंडेक्स वगैरह के अंदर में आता हो तो वो थोड़ा सेफ हो जाता है, तो इस तरह से आ सकता है। तो छोटी छोटी अमाउंट भी होती है, 2, 5, 10 हज़ार रुपये भी, तो उससे आदमी आराम से अपना काम शुरू कर सकता है। थोड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है बड़ा तो उसका बेनिफिट बहुत सारे मिलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हीं पोर्टफोलियोज़ के अंदर में सर्वेश भाई इंश्योरेंस भी मिलता है। अच्छा। अब वो इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। सुनने में पहले तो डेरिवेटिव्स मार्केट ऑलरेडी बहुत बदनाम हुआ है। यहाँ पर नॉर्मली कभी भी अपन फ्यूचर ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला इमेज यही आता है कि ये स्पेकुलेशन की बात चल रही है, पर हमें बहुत अच्छे से समझना है फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट बने प्रोटेक्शन के लिए थे, बने हेजिंग के लिए थे। ठीक है। तो अगर हम उसको हेजिंग के जैसे यूज़ करें तो वी कैन प्रोटेक्ट अवर पोर्टफोलियो। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को रिस्क यही फील होता है कि यार जब बाजार टूटेगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। पर यदि उसके साथ में वो पुट ऑप्शन खरीदता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम उसने पे किया तो बदले में उसे ये श्योरिटी मिलती है कि मार्केट जितना टूटेगा वो डिफरेंस उसे वापस मिलेगा, क्योंकि वो मतलब एक स्टॉप वो लगा होता है ना, स्टॉप लॉस लगा। हाँ, तो स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा मज़ेदार। हाँ। स्टॉप लॉस में तो ये होता है अगर बाजार एक बार टूटा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसके बाद बाजार बढ़ा, अब आपका कोई गेन नहीं होगा। हाँ, मतलब अपने आप वो जाएगा नहीं, रोक सकता है लेकिन लेके नहीं जा सकता। हाँ, रोक सकता है लेकिन लेके नहीं जा सकता। तो आपका इसका मतलब जैसे आपने गाड़ी खरीदी, उसका इंश्योरेंस लिया, तो पूरे आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, पूरे साल में यदि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा। हाँ। और यदि एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो गया, तो जो प्रीमियम आपने पे किया वो चला गया। तो पुट ऑप्शन आपकी लाइफ में ये काम करता है। तो अब उससे क्या श्योरिटी मिल जाती है मुझे श्योरिटी मिल जाती है कि अब मुझे इक्विटी मार्केट का जो बड़ा रिस्क फील था कि यार बाजार में यहाँ 40% भी बाजार टूट जाता है तो मेरा पैसा इतना नहीं टूट जाए, तो यदि मैंने पोर्टफोलियो बनाया साथ में पुट ले लिया तो केवल जो प्रीमियम जो मैंने पे किया वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है। लेकिन इसमें ये पुट तो मुझे लगता है उनके लिए ज़रूरी है ना जो फ्रिक्वेंटली काम करते हो खरीदने और बेचने का। सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है, उसने एक एक्स अमाउंट लेकर के लगा दिया, उसने छोड़ दिया 5 साल 10 साल के लिए, फिर उसके लिए पुट किस काम का, उसका पैसा तो जाएगा फिर। वेरी नाइस, लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि अपन ने ये समझा भी यही है कि भाई इंडेक्स लॉन्ग रन में तो बढ़ ही जाएगा, तो फिर प्रोटेक्शन लेने की जरूरत क्या है। तो मुद्दा ये समझने की जरूरत है कि प्रोटेक्शन क्या रियल में खर्च है क्या, इंश्योरेंस क्या रियल में खर्च है क्या। उस क्लैरिटी को लेंगे ना तो पूरी की पूरी पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, इस साल मैंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा, कोई बीमार नहीं पड़ा घर में, प्रीमियम चला गया, पर मैं उदास नहीं होता हूँ। 1 साल बाद अगले साल फिर प्रीमियम भरता हूँ, तीसरे साल फिर भरता हूँ, 5वें साल घर का एक सदस्य हॉस्पिटल जगह गया, तो जैसे ही कोई हॉस्पिटल गया तो जितना भी मैंने प्रीमियम पे किया था सब एक साथ वसूल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वो तो हो जाता है। तो इसका मतलब वो प्रीमियम हमारे लिए खर्च नहीं था, ठीक है। हमारी चॉइस थी कि हॉस्पिटल के नाम पे मैं एक साथ में बड़ा अमाउंट पे करना चाहता हूँ या हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर दूं ताकि मुझे कभी भी बड़ा अमाउंट पे नहीं करने को आए। ठीक है। तो अब आप यदि यहाँ पर आपने इंडेक्स खरीदा मान लीजिए, और साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लिया, इस साल इंडेक्स बढ़ा तो आपका जो प्रोटेक्शन का प्रीमियम है वो चला गया, ठीक है। अगले साल फिर बढ़ा, फिर आपका प्रीमियम चला गया, तीसरे साल फिर बढ़ा, फिर प्रीमियम चला गया, पर चौथे साल जब वो टूटा तो वो जैसे ही टूटा तो जितना टूटा वो सारा वापस आपको मिला। ओके। तो जो आपने पुट के लिए प्रीमियम पे किया था लॉन्ग रन में आते ही वो सारा का सारा वापस आपको मिल ही गया, पर आपको श्योरिटी क्या मिल गई, आपको श्योरिटी ये मिल गई कि मेरा पोर्टफोलियो कभी भी X% से नीचे टूट ही नहीं सकता। मान लीजिए वो पुट का प्रीमियम 4-5% है तो आपको पहले दिन से पता है कि मेरा पोर्टफोलियो यदि 10 लाख का है
तो वो 10 लाख 5% से नीचे, 9,50,000 से नीचे कभी नहीं जाएगा। अगर ये इतना आसान है और सिंपल है तो लोग इंश्योरेंस लेते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हर आदमी तो यही चाहता है ना कि मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए तमाम शेयर खरीदता है, रोज़ दिन भर उस पर निगाह बना के रखता है, वो बैठा रहता है, यहाँ काटना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, तो वो इससे लेकर के बच सकता था, तो वो लेता क्यों नहीं है? वैसे टेक्निकली क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, और थोड़ा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को बहुत क्विक मनी चाहिए, ओके। और उन्हें ये इस तरीके के जो प्रोटेक्शंस होते हैं ये उन्हें खर्च ही फील होते हैं। उन्हें यही लगता है कि यार बाजार 20% बढ़ेगा, 4-5% का प्रीमियम मैंने पे कर दिया तो मेरा 15% का रिटर्न रहा, तो फिर मैंने तो कम परफॉर्म किया। या बाजार 20 नहीं बढ़ा, बाजार बढ़ा ही 10, तो मेरा 4-5% खर्च में निकल गया, तो मेरे हाथ में 5 ही आया, तो ये मेरे लिए मज़ेदार नहीं है। ओके। लेकिन अगर नज़रिया दूर का हो, अगर नज़रिया आज से 10 साल 15 साल 20 साल का हो, तो आपके लिए इंश्योरेंस खर्च नहीं होता है। तो आपको अपने आप पता चलता है कि यार मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए खड़े ही रहना है, और हर साल मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो कोई साल में 4-5 रुपया कम कमाया तो कोई साल 20-25 रुपया वापस भी आएगा, तो अल्टीमेटली प्रीमियम ने अपनी कॉस्ट खुद निकाल ली, तो मुझे इंडेक्स का रिटर्न मिल ही जाने वाला है। लेकिन अब मैं इंडेक्स में सेफ्टी के साथ में कमा रहा हूँ, तो रिटर्न वो कि वही कमाऊंगा मैं। आप और मैं मान लीजिए दोनों के दोनों इन्वेस्टर हैं, आपने भी इंडेक्स खरीदा, मैंने भी खरीदा। आपने इंडेक्स लिया और प्रोटेक्शन कभी भी नहीं लिया, मैंने इंडेक्स लिया, मैंने हर बार प्रोटेक्शन लिया। मान लीजिए जब जब इंडेक्स बढ़ा तो इंडेक्स 20 बढ़ता तो आप पूरा 20 कमाते, मैं 15 कमाता। इंडेक्स फिर 20 बढ़ा, आप 20 कमाए, मैं 15 कमाया। पर 3-4-5 साल बाद जब इंडेक्स एक बार 15-20% टूटा तो आप वापस 15-20% टूटे, मैं खाली 5 रुपये ही टूटा। हाँ, क्योंकि बाकी तो प्रोटेक्शन है आपका। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में देखोगे तो अपन बराबरी पे आ गए वापस। लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर रहा था कि मेरा वेल्थ जितना बन गया है वो अब उस लेवल से वापस 5% से नीचे नहीं आएगा। तो इक्विटी मार्केट का जो सबसे बड़ा पेन था वो सॉल्यूशन मिला अपने को इससे। इक्विटी मार्केट में बाकी सब तो अच्छा ही है, गेन बहुत अच्छे आते हैं जब आते हैं तब, पर उसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि जब बाजार परफॉर्म नहीं करते हैं, जब बाजार क्रैश होते हैं तो लोग हिल जाते हैं। बात तो सही है, क्योंकि आदमी इस तरह की उम्मीद करके नहीं बैठता है, और जिसका जितना बड़ा अमाउंट उसको उतना बड़ा सदमा। इंश्योरेंस की बात आपने की है ना, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और बहुत ज़रूरी सवाल है ये। जिस तरह से मार्केट में इंश्योरेंस बेचा जा रहा है और जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, टीवी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो आदमी आजकल ये समझने लगा है कि इंश्योरेंस जो है ना वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। क्या सच में इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट है, या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो कैसे? ओके, तो मैं इसको लिमिट करता हूँ केवल इक्विटी मार्केट, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं हूँ तो मुझे वो उसका आइडिया है। तो अपन जिस चीज़ को इंश्योरेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उसका मतलब पुट ऑप्शन होता है। ठीक है। एक तो पहले डिफरेंस दिखाता हूँ कि नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपने गाड़ी रॉन्ग साइड में चला रहे थे, क्लेम नहीं मिलेगा, आपने ये किया नहीं मिलेगा, गाड़ी पुरानी थी, ये था वो था, और वो स्टार मार्क में आदमी अटक जाता है। इक्विटी, हाँ, इक्विटी मार्केट में एक अच्छा काम ये है कि यहाँ पे नो टीएनसी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना आपने जो स्ट्राइक प्राइस का इंश्योरेंस लिया है, पुट ऑप्शन लिया है, उससे जितना बाजार नीचे गया वो पूरा डिफरेंस मिलेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। कोरोना के टाइम पे क्रूड का भाव नेगेटिव में चला गया था। अच्छा। मतलब ये कि भाई पहले जो 2500 पर बैरल पॉजिटिव प्राइस चलता है, जो नॉर्मली चलता है कोई भी चीज़ का, उसका भाव 2000 नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब ये कि भैया तुम क्रूड खरीद लो मेरे से, मैं सामने से तुम्हें 2000 रुपये दे रहा हूँ। नॉर्मली हम कभी सुनते नहीं है नेगेटिव प्राइस क्यों होता है। हाँ, पर वहाँ पे क्योंकि उनको बहुत सारी पेनल्टीज लग रही थी स्टोरेज करने की, और कंज्यूम हो नहीं रहा था क्रूड, प्रोडक्शन लगातार चालू था, तो उनका भाव नेगेटिव में चला गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस व्यक्ति ने क्रूड खरीद रखा हो और साथ में उसका प्रोटेक्शन ले रखा हो, तो जब भाव नेगेटिव चला गया तो उस प्रोटेक्शन वाले को क्लेम कितना मिला? हाँ, तो पूरा नेगेटिव प्राइस तक का क्लेम मिला। अच्छा। हाँ, मतलब मान लीजिए पहले 2500 पॉजिटिव पे उसने प्रोटेक्शन लिया और भाव -2000 चला गया, तो 4500 रुपये का उसे क्लेम मिला। ओके। तो पहला पॉइंट ये कि ये है प्रोटेक्शन। अब आपका क्वेश्चन था कि भाई इन दोनों के बीच के डिफरेंस है, क्या ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है क्या इंश्योरेंस? तो हमारे लिए ये पुट ऑप्शन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। नहीं, आपके केस में तो है, ठीक है, मैं वो सवाल आपसे रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है कि अगर आपने दिया 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 दिया
और एक दिन मार्केट की लंका लग गई, हाँ। लग गई तो आपने इधर से निकाल लिया, बाकी लोग डूब गए। वैसे मेरा संदर्भ दूसरे केस में था, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मैं उस केस में था। एक सवाल मेरे पास लिखा हुआ आया है, वो ये है कि मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचने का सिंपल तरीका क्या है? कोई थंब रूल बताइए जो कॉमन आदमी यूज कर सके। आपने खुद ने क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हैं इसमें। अच्छा। मार्केट के गिरने पे हाँ। सेलिंग के साथ में आपने पैनिक वर्ड को यूज़ किया। हाँ। क्यों वर्ड को यूज़ किया? क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो पैनिक क्रिएट होता है और उस पैनिक के कारण व्यक्ति सेलिंग करता है। हाँ। समझ में आया? मुद्दा ये है कि यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए था। ओके। अब पैनिक नहीं होना चाहिए कहने से थोड़ी होता है। मैं बोल दिया हूँ मेरे घर के अंदर में कि यार ये छिपकली से मत डरो, तो कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो छिपकली आती है तो डर लगता है। तो मुद्दा है कि हम क्या ऐसा कुछ करें कि वो पैनिक नहीं आए। तो जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और साथ में यदि हमने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो हमारी वैल्यू टूट नहीं रही होती है। टूट नहीं रही होती तो पैनिक आता नहीं है, पैनिक आता नहीं है तो सेलिंग होती नहीं है। बात तो सही है। मुझे लगता है ना इस वाले सेगमेंट में मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ और बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस वाले में। हाँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि पुट पे आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। हाँ। क्या जब हम लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा ऑप्शन शो करता है क्या कि आप इसके साथ ये इंश्योरेंस भी करा सकते हैं? ऐसा शो नहीं करता है। तो ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो आपको पता करना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है कि मैंने क्या पोर्टफोलियो बनाया है। हाँ। और मुझे कौन सा पुट लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही बहुत मुश्किल नहीं है, तुरंत पता चल पाता है। थोड़ा भी व्यक्ति ध्यान देता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने यदि इंडेक्स खरीदा है तो मैं इंडेक्स के कॉल पुट ऑप्शंस को देखता हूँ और इंडेक्स के अंदर में उस पुट ऑप्शंस का क्या प्रीमियम चलता है, कितने महीने का वो पुट ऑप्शन अवेलेबल है, वो मैं खरीदता हूँ। ओके। एक बात मैं दर्शकों को और बताऊंगा पहले, जिससे और क्लैरिटी आए, कि ये पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन और फ्यूचर्स, ये सब के सब इंडिया में एक लॉट में ट्रेड होते हैं, तो लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है जैसा आपने पहले समझा कि भैया ईटीएफ तो कितने का खरीद सकते हो, तो आप 2000 रुपये का भी खरीद सकते हो। हाँ। लेकिन आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो मिनिमम 18 लाख 19 लाख रुपए का एक लॉट है। अच्छा। हाँ, तो वो प्रोटेक्शन लेने का अगर है तो आपका 18-20 लाख रुपए का यदि पोर्टफोलियो हो, हाँ। तो आप उसका प्रोटेक्शन ले सकते हो। आपका पोर्टफोलियो यदि 10,000 का है तो आप प्रोटेक्शन लेने जाओगे, अगर आप पुट ऑप्शन फिर भी खरीद सकते हो, पर उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आपके पास गाड़ी तो मारुति 800 है। हाँ। और आपने इंश्योरेंस ले लिया BMW का, हाँ। तो दैट विल नॉट मेक सेंस। तो नॉर्मली ये जो प्रोटेक्शन है ये कब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? एक रिटेल इन्वेस्टर की लाइफ में एक चीज़ सीखना जरूरी है, क्योंकि वही रिटेल इन्वेस्टर एक दिन मिडिल लेवल का बनता है, एक दिन अल्ट्रा HNI बनता है, सभी उसी की जर्नी चलती है। तो जैसे ही हमारा पैसा अभी इकट्ठा करना शुरू किया, शुरुआत है, तब तक हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, पर जैसे ही हमारा पोर्टफोलियो एक साइज का बन जाता है 20-25 लाख 30 लाख का, तो इमीडिएटली आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है और आप उनको उस समय पे यूज़ कर पाते हो। ये आई ना बात निकल के। अभी ये जो बात चल रही थी ना, फिर दर्शक जाकर के ढूंढना शुरू करता कि भाई हमने तो 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख का लगाया हुआ है, हमें इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा? वो उसको, मैं खुद भी ये सोचता कि भाई चलो कुछ नहीं तो हम 5 लाख 10 लाख का कर रहे हैं तो हमें तो इंश्योरेंस मिल जाए। होता क्या कि वो मिलता नहीं। हाँ। फिर वो आके हमसे पूछता। तो मतलब ये साफ है कि एक उसकी लिमिट है, उसके बाद जब उसको आप क्रॉस करते हैं तभी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। एग्जैक्ट, मतलब 15-20 लाख रुपए का मिनिमम इंश्योरेंस मिलेगा, मिनिमम प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। आप एक अभी जैसे निफ्टी का जो है, निफ्टी का लॉट साइज अभी 75 क्वांटिटी का है और निफ्टी का भाव चल रहा है 25,000 का। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 75 करता हूँ तो 18,75,000 रुपये हुए। तो ऑलमोस्ट 18-19 लाख रुपए का एक लॉट है। तो आ गया ना फर्क, छोटे और बड़े इन्वेस्टर में। हो तो गए छोटे और बड़े इन्वेस्टर। एग्जैक्टली, ये डिफरेंस है कि भाई आप जैसे ही एक लेवल से छोटे हो तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ों को अवेलेबल करने के लिए आपको 18-20 लाख रुपए 25-50 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये उसी तरह का हो गया कि आप अगर इतना चुकाते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी, इसके ऊपर जाते हैं तो इस क्लब में शामिल हो जाएंगे, इसके ऊपर जाते हैं तो इस क्लब में शामिल हो जाएंगे। मुद्दा वैसे एक्चुअली डिफरेंस अलग है। सेबी ने लॉट साइज इसलिए बढ़ाई क्योंकि लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशंस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर अननेसेसरी फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में स्पेकुलेशन ना करे। उसके लिए उन्होंने उसका लॉट साइज बढ़ाया, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि अब यदि कोई व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना हो, पहले जब मैंने ये करियर शुरू किया था उस समय पे ये लॉट साइज 2 लाख रुपए की थी। अच्छा। फिर इस 2 लाख की लॉट साइज को बढ़ा करके 5 लाख किया, 10 लाख ले गए और अभी इसको ऑलमोस्ट ये 15-18 लाख पे पहुंच गया। इन्होंने ऐसा क्यों किया कि जो छोटे रिटेलर हैं वो बाहर रहें और मोटे लोग इसमें आ पाएँ, या वो चाहते थे कि नहीं इसको एक प्रीमियम सेगमेंट बनाना है इसलिए ऐसा उन्होंने किया? नहीं, वो चाहते इन्वेस्टर्स का भला है।
उनका हाँ उनका सोच जो है ना, सोच है कि हम उनका भला चाहते हैं। तो हुआ क्या कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्पेकुलेशन करते हैं सर्वेश भाई। ओके। वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, थोड़े सा भाव बढ़ा नहीं, बेचते हैं, उसी के अंदर में उनके पास है 15-20 हज़ार रुपये ही। अभी आप इसका प्रोटेक्शन खरीदते हो तो वो प्रोटेक्शन को खरीदने का या पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को खरीदने का प्रीमियम तो 10-15 हज़ार रुपये लगा, पर लॉट साइज कितने की मिली आपको? 20 लाख की। अब मार्केट यदि थोड़ा ही टूटता है तो 20 लाख का पोर्टफोलियो तो 1 लाख रुपया टूट ही सकता है। 1 लाख रुपया टूटते हैं, उस पुट में आपको 1 लाख रुपया वापस मिलेगा। तो आपको क्या दिखता है कि मैंने डाला 15 हज़ार रुपये था, बाजार थोड़ा सा ही टूटा, बाजार तो 5% ही टूटा, 20 लाख का पोर्टफोलियो 19 हुआ, मतलब 5% टूटा। पर मार्केट के 5% टूटते ही मेरा जो प्रोटेक्शन था, जो मैंने खरीद रखा था, वो 1 लाख रुपया बन गया। तो उनको उसमें बहुत मजा आता है, थ्रिल आता है। तो समझने जैसा पॉइंट है इसमें। इसके कारण हुआ ये कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को इसके अंदर में स्पेकुलेशन करने का आदत हो गया, और उसके कारण बाद में जब रिपोर्ट्स निकाल के देखे तो लॉट मेनी पीपल आर लूजिंग मनी ओवर देयर। तो सेबी नहीं चाहती कि ऐसा सब कुछ होए क्या, तो उन्होंने उस लॉट साइज को बढ़ाया। पर इसके कारण कोई व्यक्ति जो जेन्युइनली प्रोटेक्शन खरीदना चाहता है अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट का, उसकी भी लिमिट बढ़ गई। मज़ेदार बात क्या है ना कि मैं जैसा शुरू में इंट्रो में बोला था ना, जब आप एक नए गेस्ट के साथ बैठते हो तो आपको ये बिल्कुल नई जानकारी है और अभी तक अपने शो पे नहीं आई है इस तरह की। एक सच तो ये है कि मार्केट में अगर आप पैसा लेकर के बैठते हैं, अच्छा खासा पैसा लेकर के बैठते हैं, तो नुकसान होने के चांसेस कम हैं। अब ये बात समझ में आई कि पहले लोग क्यों करते थे कि मार्केट में जाओ तो बड़ा पैसा लेकर के बैठो, बड़ा पैसा लेकर के बैठोगे तो लॉस कम होगा। उसके अलावा मुझे एक बात और बता दें, वो ये कि जो भी शुरुआत करने जा रहा है उसको खुद से करना चाहिए या किसी एडवाइजर के थ्रू जाना चाहिए इस मार्केट में? मतलब अभी आप जो काम कर रहे हो, ये काम भी अवेयरनेस का ही है। हाँ। व्यक्ति किस तरीके की वैल्यूएशन पे काम कर रहा है या कितना पोर्टफोलियो बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी कोई एडवाइजर है, उनका मिनिमम फीस ही अगर मान लो कोई एक एक्स अमाउंट है, तो वो पे ही नहीं कर पाएंगे तो जाएंगे कैसे? पर जानकारी रख के ही काम करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जानकारी रखने के आजकल ऐसे बहुत तरीके हो गए हैं। हाँ। तो आपको कोई ना कोई एडवाइज़र की या कोई ना कोई टूल की मदद लेनी चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे। क्योंकि शेयर बाजार में खाली पैसा काम नहीं कर रहा है, खाली पैसा नहीं बन रहा है, वहाँ से पैसे नहीं बन रहा है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस पैसा बनाता है। बात तो सही है, नॉलेज और पेशेंस ये भी बहुत ज़रूरी है। और वो आता कब है? जब आपको क्लैरिटी होती है आपके थॉट की कि मैंने क्या लॉन्ग टर्म विजन लेकर के इस प्लान को बनाया था। जब बनाया था उस समय तो मैं सोचा ही था कि मार्केट है, घटेगा बढ़ेगा सब होगा। फिर जब चलने लगा तब घटते ही मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं घबरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पास जब कोई एडवाइज़र होता है, कोई मेंटर होता है, तो वो आपको ये सब चीज़ें समझा पाता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको तो अपॉर्चुनिटी समझिएगा कि मार्केट कोरोना के टाइम टूटा। हाँ। अब ये टूटा, ये प्रॉब्लम थी या ये अपॉर्चुनिटी थी? ये अपॉर्चुनिटी थी। समझ में आया? तो अब वो अपॉर्चुनिटी, वो व्यक्ति है जो उस समय पे उसको अपॉर्चुनिटी की जैसे जिसने बेनिफिट लिया, उसने तो गेम किया, उसने बहुत बड़ा पैसा बना लिया, और जिसने उसको पेन समझा वो डूब गया। हाँ, तो ये यहाँ बहुत बड़ा फर्क नॉलेज का है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और आपका पैसा किसी और की ग्रोथ बनता है। फिर एक सवाल मेरे दर्शक की तरफ से ही है, वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। वो ये कि इंडिया अगले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। ऐसे में निफ्टी 50 और इंडेक्स इन्वेस्टर्स को क्या सबसे बड़े फायदे मिल सकते हैं? अगर अपन ग्लोबली इकोनॉमी पावर बनते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि अपने आप अपनी जो कंट्री की वैल्यूएशन है वो बढ़ गई। ठीक है। कंट्री की वैल्यूएशंस बढ़ गई तो जो भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ने वाली है। तो केवल इन्वेस्टेड रहना, बस वही अपने आप में प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। मतलब टिक के खेलना है, बस टिक के खेलना है, रिकॉर्ड बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे काम। एक्चुअली अपन को कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बुद्धि लगाई और मैंने पैसा बना लिया। मैंने सुना बुद्धि लगाने वाले डूब जाते हैं। तो सचमुच में मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि समय पैसा बनाता है। हाँ। और हमें उस समय के साथ में खड़े रहना होता है। तो यदि हमें खड़े रहने की एबिलिटी हो, हमें टिके रहने की एबिलिटी हो, बाकी का काम अपने आप ही हो जाएगा। हम ऐसी ज़मीन पे बैठे हैं अभी। बात तो सही है, लेकिन लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते। उनको अच्छा होता क्या ना, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें अपना पैसा दिखता नहीं है। मान लीजिए किसी ने गोल्ड ले लिया, कुछ और ले लिया, तो उसको दिखता है कि ये तो मेरी चीज़ मेरे सामने ही पड़ी हुई है। उसमें दिखता नहीं, इसलिए वो इंतज़ार नहीं कर पाता, और इंतज़ार नहीं करता तो अपना लूज करके निकलता है वहाँ से।
पार्शियली ये बात आपकी कन्विंसिंग है मेरे को, और कुछ जगह पे मेरे को इसके अंदर में एक डिफरेंस भी दिखता है ठीक है। कि व्यक्ति पेशेंस क्यों नहीं रख पाता है, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। देखो, जहाँ पे यही वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम कई बार डिस्कशंस करते हैं, तो प्रॉपर्टी में तो सचमुच में ऐसा ही होता है कि वहाँ भाव ही नहीं पता चलता कि भाव कब तो मेरी प्रॉपर्टी का टूटा और कब बढ़ा मुझे पता ही नहीं चलता, तो मेरे को प्रेशर ही नहीं आता है। प्रेशर नहीं आता तो मैं बैठे रहता हूँ, कोई आखिर भाव बताता नहीं है, चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी एसेट क्लास है गोल्ड सिल्वर, उसका तो भाव रोज न्यूज़पेपर में आता है, बढ़ता भी है घटता भी है, सब आता है, पर बावजूद भी उसके आदमी टिक जाता है वहाँ पे और शेयर मार्केट में नहीं टिकता है। उसका एक बड़ा रीज़न है, उसे गोल्ड सिल्वर के ऊपर में कॉन्फिडेंस है कि ये जीरो नहीं होगा, हाँ, और ये देर सवेर बढ़ेगा। मेरे परदादा जी ने भी खरीदा था, जिस भाव में खरीदा था उसके बाद बढ़ा। हाँ। फिर उस मेरे दादाजी ने खरीदा, जिस भाव में खरीदा उससे बढ़ा। मेरे पापा ने खरीदा, जिस भाव में खरीदा उससे बढ़ा, तो ये आगे बढ़ेगा। हाँ। और उस कॉन्फिडेंस के कारण वो टिका रहता है। हाँ। लेकिन जब बात आती है इक्विटी मार्केट की, तो उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और उसके पास में कई ऐसे एक्सपीरियंस जरूर हैं कि ये वाला शेयर खरीदा था, आज वो कंपनी नहीं है, ये वाला खरीदा था, आज उसका अता पता ही नहीं है, तो उस हमेशा वो घबराया हुआ रहता है। और उस समय पे अगर बाजार के टूटने की न्यूज़ आती है तो उसकी घबराहट को ठप्पा लग जाता है कि ये तो अप्रूव्ड एकदम सही है, यही था तेरा सोचना सही है, तो वो निकलता है। अब यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। इस जगह के ऊपर में पहला काम, यदि सिलेक्शन ऑफ एसेट क्लास लॉजिकल कर दो कि जिसका प्रूवन रिकॉर्ड हो, अच्छा, तो वो हमने सोचा, हमने जो अपने लिए समझा वो हमने इंडेक्स को चूज़ किया कि इंडिविजुअल स्टॉक की जगह इंडेक्स इसलिए चूज़ किया कि उसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि जीरो नहीं होगा, देर सवेर बढ़ेगा। और दूसरा उसके साथ में हमने इस प्रोटेक्शन को जोड़ा। वो प्रोटेक्शन को इसलिए जोड़ा कि बीच के अंदर में भी कल को अगर जोर से ड्रॉ डाउन आए और मैं टूटता नहीं हूँ तो मैं घबराता नहीं हूँ, और मैं घबराता नहीं हूँ तो मेरा अपने आप पेशेंस हो गया फिर। क्योंकि आदमी तो वो का वो एक ही है सर्वेश भाई, जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो उसमें पेशेंस आ जाता है, जब बात गोल्ड सिल्वर की आती है तो उसमें पेशेंस आ जाता है, और जैसे बात इक्विटी मार्केट की आती है तो उसमें पेशेंस नहीं आता। तो व्यक्ति अगर एक ही है तो क्वालिटी अलग अलग क्यों है? क्वालिटी अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो एसेट क्लास उसको घबरा देती है। हाँ, फिर तमाम न्यूज़ भी आती रहती है ना, वो पढ़ता रहता है रोज़, उसको मोबाइल में वीडियोस दिखते रहते हैं, तो उसको लगता है पता है। जैसे अभी बीच में करीब 6 महीना पहले आप देखे होंगे, धड़ाधड़ लोग अपनी SIP निकाल रहे थे। सच में उतना नुकसान हुआ नहीं, लेकिन निकालने की वजह से जरूर नुकसान हो गया उनका। तो ये न्यूज़ भी कई बार पैनिक करती है। न्यूज़ देखो, न्यूज़ आती है। हमने वापस अभी जो इससे पहले अभी ना पॉइंट को डिस्कस किया कि कोरोना में बाजार टूटा, ये अपॉर्चुनिटी थी या फिर ये प्रॉब्लम थी, तो वो पॉइंट हमारी नॉलेज के साथ लिंक था। हाँ। तो जब बाजार टूट रहा होता है और यदि मुझे कॉन्फिडेंस हो मेरी एसेट क्लास के ऊपर में, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं ये देखता हूँ, अरे यार कल इस चीज़ को मैं 5,000 में खरीद रहा था, आज मुझे ये 4,500 में मिल रही है, तो ये तो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो मुद्दा वो पॉइंट है कि अगर वो क्लैरिटी हो, तो मैं बोलता हूँ बहुत सारी एसेट क्लास में ट्रेड करना, सारी इक्विटीज़ में ट्रेड करना, सबसे परफॉर्मिंग इक्विटी में ट्रेड करना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हम जिस इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो या जिस एसेट क्लास में ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में हम अच्छे से जानते हो। यदि हम उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से जानेंगे तो हम उसके उतार चढ़ाव में उस समझ पाएंगे कि ये क्यों टूटा है, क्यों बढ़ा है। उस रीज़न को समझ पाएंगे तो हम खड़े रहेंगे तो हम कमा जाएंगे। हाँ, यानी कि अगर इस पे आदमी ज्ञान लेना तो वो अपना गुरु खुद, इस मार्केट का गुरु खुद भी बन सकता है। एग्जैक्टली। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हाँ। वो बहुत मज़ेदार है, समझ में आएगा आपको। ठीक है। 15,000 रुपये से राकेश झुंझुनवाला ने अपना करियर शुरू किया। ओके, ऑलमोस्ट 85 में, 1985। ओके, ठीक है। 1985 से 1992 तक आते आते उनकी वो वैल्यूएशंस बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट करोड़ों में चली गई। और वो करोड़ों की जो वैल्यूएशंस थी वो 92 से लेके 2002 10 साल तक वहीं की वहीं पड़ी रही। अच्छा। तो कोई व्यक्ति ने 7 साल में 15,000 के मान लीजिए 250 करोड़ बना लिए, और उसके अगले 10 साल तक उसका 250 करोड़ ही पड़ा है, तो क्या उसे जमेगा? क्या कभी नहीं जमेगा। वो तो मतलब एक आम आदमी होगा तो वो तो कहेगा चलो अब निकलो कुछ और करो। हाँ, लेकिन जो उस चीज़ को अच्छे से जानता होगा वो क्या कर रहा था, वो तो जब उनसे बात करो तो वो तो इंडियन इकोनॉमी मतलब बेस्ट इकोनॉमी। हाँ। और उस फंडामेंटल्स को समझ के लगातार अपना जो बेस्ट है वो करता गया और टिके रहे तो बाद में जब तक उनकी डेथ हुई तब तक में उनकी वेल्थ थी 49,000 करोड़। 64% का CAGR है उनके इन्वेस्टिंग समय का।
तो समझने जैसा पॉइंट है, ये कहाँ से आया? बाजार तो वही था, इन्वेस्टर तो भरे पड़े थे, पर उनका 64% का CAGR जनरेट हो गया। एक बड़ा रीज़न था उनका कन्विक्शन, उनकी क्लैरिटी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि जो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किए हैं वो मैंने क्यों किए हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या है, वो क्यों बढ़ेंगे, और वो टूटे तो मैं क्यों और ख़रीद लूँगा। एंड दैट इज़ वाई ही क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ वेल्थ। इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जब आप बार बार ना लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि टिके रहो खेलते रहो, टिके रहो खेलते रहो, मार्केट में निगाह बना के रखो। एक कोई लड़का है 30 साल का या कोई लड़की है 30 साल की, वो ये चाहती कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान जो है ना वो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट में करूं, तो वो प्लान कैसे बना सकता है? बहुत सिंपल वे में बना सकते हैं। उसने प्योर ही इंडेक्स खरीद लिया, हाँ। तो उसका प्लान बन गया। अच्छा। अब रिवर्स कैलकुलेशन उसको जरूर करनी चाहिए। रिवर्स कैलकुलेशन ये करनी चाहिए, नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग का ये पार्ट होता ही है कि भाई मुझे आज के समय के हिसाब से क्या क्या चीज़ों की रिटायरमेंट के टाइम पे ज़रूरत होगी, कितना पैसा मेरे पास में मंथली एक्सपेंस का लगेगा, कितना मुझे मेडिकल के प्रति चाहिएगा, कितना मुझे कोई अदर जिम्मेदारियाँ होगी उस पर लगेगा, कितना मेरा अगर घूमने फिरने के शौक है तो उस पर लगेगा। उसके हिसाब से वो रिवर्स कैलकुलेशन करता है, इन्फ्लेशन को जोड़ता है और निकालता है। तो मानो उसको समझ में आया कि उस समय पे मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो ना, आज से 20 साल बाद, अभी वो 30 का है, आपने 30 का एग्जांपल दिया, तो आज से 30 साल बाद मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज मुझे कितने चाहिए, ओके, वो उसको रिवर्स कैलकुलेशन करेगा। ठीक है। फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके आज का डेटा निकालेगा। हम नॉर्मली बोलते होते हैं कि भाई लगभग 64 टाइम्स पैसा हो जाता है, 30 गुना, मतलब 30 साल के अंदर में पैसा अगर 15% का CAGR हो, तो 15% का CAGR का मतलब होता है 5 साल में पैसे डबल होना। अच्छा, तो वो 6 बार रोल ओवर हो गया। अरे फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का 10 करोड़ रुपया आज अपने को दिखने के अंदर में, मतलब ऐसा लगता है यार भविष्य में 10 करोड़ चाहिए तो आज कितना डालना पड़ेगा, तो आज का 16 लाख रुपया जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, ये पॉइंट है। तो हाँ, क्योंकि कंपाउंडिंग होती होगी ना। एग्जैक्टली कंपाउंडिंग होती है। एक सवाल पूछ करके इस सेगमेंट को मैं क्लोज करूंगा, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टक कर गया है कि आप बता रहे थे ना कि हम इंश्योरेंस ले लें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार में आपको लाभ मिल जाता है। कोई केस स्टडी है आपके पास, कोई ऐसा मामला है जहाँ पे किसी ने इंश्योरेंस लिया हो और लगातार उसका नुकसान हो रहा हो, फिर एक बार में उसने पूरी गेन कर ली हो? बहुत हैं ऐसे, कई एग्जाम्पल हैं। 2002 से 2024 तक का तो हमने इसका डेटा टेस्ट किया है। ठीक है, खाली इंडिया का नहीं, ठीक है। इंडिया में ये ऑप्शंस मार्केट इस समय तक आया तो ये गिना है। इसी चीज़ को तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट इस समय में 22 साल में इंडियन इंडेक्स जो है लगभग 22 गुना बढ़ा। अच्छा। और जिन्होंने प्रोटेक्शन लेके काम किया उनका पैसा ऑलमोस्ट 33 टाइम्स बढ़ गया, 22 की जगह 33। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मार्केट बढ़ता है तो वो भी बढ़ते हैं, मार्केट घटता है तो वो घटते नहीं है। हाँ, वो तो इंश्योरेंस की वजह से वहाँ पे रुक जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब बाजार वापस बढ़ता है तो फिर बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने आउट परफॉर्म किया। और सेकेंड साइड, अब रिस्क की साइड सोचते हैं, एक एक साल में इंडेक्स 50-50% टूटा भी है एक एक साल में, पर कोई भी साल में 4-5% से ज़्यादा वो व्यक्ति टूटा नहीं। तो आपने अपनी रिस्क को भी कम कर लिया, एक भी साल आप 4-5% से ज़्यादा टूटे नहीं, और आपने अपने रिटर्न्स को भी बढ़ा लिया। और हर 5-7 साल में एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है, कभी वो कोरोना के नाम पे आ जाता है, कभी वो लेमन ब्रदर्स के नाम पे आ जाता है, कभी वो किसी और नाम पे आ जाता है। और जब बाजार क्रैश होते हैं तो वापस आपका वो क्लेम मिल चुका होता है। एक सवाल और जानना चाहूँगा, जब यहाँ तक बात आ ही गई है तो आपके इतने लंबे करियर में मैक्सिमम लोगों को आपने वो कौन सी कॉमन गलतियाँ करते हुए देखा होगा जिसकी वजह से वो डूबते हैं और जिससे उनको बचना चाहिए? एक गलती तो ओवर लेवरेज होती है, कि पैसा होता है इतना सा, काम करना होता है इतना बड़ा। इसके कारण होता प्रॉब्लम ये है कि 1-2 बार भी वो गलत जाते हैं, तो 1-2 बार गलत पड़ते ही उनका पैसा खत्म हो जाता है। उनका पैसा खत्म होते ही ब्रोकर उनका पोजीशन कट कर देता है और वो बाहर निकल जाते हैं। पहला पॉइंट आया ओवर लेवरेज। दूसरा जो प्रॉब्लम समझ में आता है ना, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते। वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या रिस्क हो सकती है, और उसके कारण वो उसका मेजर ही नहीं लेते, क्योंकि जब बीमारी नहीं पता है तो उसका इलाज क्या करेंगे। तो रिस्क को समझे और समझ करके उससे रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं, जो भी उसका जो उपाय होता है वो साथ में लें, तो काम बहुत अच्छा चल पाता होता है। तो वो नहीं करते हैं, इस कारण से वो फंसते हैं। तीसरा जो पॉइंट लगता है वो लगता है पेशेंस का, कि
इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं। इमीडिएट रिजल्ट कुछ नहीं आता है। बोलते हैं ना कि सूरज भी रातों रात नहीं मतलब इमीडिएटली नहीं जगता है, वो भी उगता है और धीरे धीरे उगता है, तो समय लगता है। तो समय, हर चीज़ में समय लगता है। समय यदि प्रॉपरली दिया जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक सवाल मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ आपसे, उसकी वजह ये है कि शायद हो सकता है जाने कितने नए लोगों की जर्नी में ये काम आ जाए। आज आपके पास कुछ नहीं होता, इतनी नॉलेज आपको हो गई है। मैं आपसे कहता कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको शुरू करना है मार्केट में 50,000 रुपये लेकर के, तो आपका प्लान क्या होता? नॉलेज जितना है मेरे पास में वो है मेरे पास में, और जो फंड है वो अभी मैंने जस्ट शुरू किया है, ये पॉइंट हुआ। हाँ। तो मैं इंडेक्स से शुरू करता खुद के लिए। तो अच्छा। कि मैं इंडेक्स खरीदता, हाँ। और उस पर पोर्टफोलियो बना के जो इंडेक्स का पोर्टफोलियो बन जाता, फिर मेरे पास में और धीरे धीरे इधर उधर से जो भी पैसा आता मैं और पैसा इकट्ठा करता रहता, इकट्ठा करके मैं इसमें डालता रहता, डाल के मैं उसको चलाता रहता, तो मेरा काम हो जाता। ऐसा मुझे लगता है। मतलब कुल मिला जुला के जो मैं देख पा रहा हूँ अब तक कि भाई आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो इंडेक्स को चुनो, वो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही, कि जो ग्लोबल स्थिति इस तरह की जैसी बनी हुई है, इंडियन जो नेतृत्व है, इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, इसको देखते हुए 2025 से 30 तक इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शन कौन से मानते हैं आप? कौन से दिख रहे हैं? मतलब ओवरऑल अपना इक्विटी मार्केट जो है वो अभी बहुत प्रॉमिसिंग है। अच्छा। हालांकि वॉलेटिलिटी भी खूब रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स भी चालू हैं। तो वॉलेटिलिटी के साथ में ग्रोथ मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर साल 14% बाजार बढ़ गया और आप कमा रहे हो क्या। अच्छा। आपकी टेस्टिंग होएगी। हाँ। मतलब पूरा बॉइलिंग वाटर के अंदर में डाला जाएगा और फिर निकाला जाएगा। हाँ। और जो टिक गए वो कमा जाएंगे। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। वॉलेटिलिटी विल बी देयर, बट दिस विल बी द अल्टीमेट रिवॉर्डिंग थिंग। दिस इज व्हाट आई फील। जो आपने बताया कि मतलब 5 सालों का ये रेशियो 25 से 30 तक, इसमें अब मैं ये जानना चाहूँ कि अगर म्यूचुअल फंड लेता है आदमी, या स्टॉक लेता है, या ऑप्शन करता है, तो कौन जल्दी अमीर बना सकता है? किस में ज़्यादा पैसा जल्दी बनेगा? तो क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली म्यूचुअल फंड और स्टॉक की कंपैरिजन हो सकती है। ऑप्शंस तो हम लोग प्योर हेजिंग के हिसाब से ही उसको समझ के चल रहे हैं। अच्छा। तो ऑप्शन तो एक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ हमारे लिए। ऑप्शन को तो इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए किया क्या कि भाई ये 100 रुपया हमने बुलिश इन्वेस्टमेंट किया है तेजी का, तो 5 रुपया हमने साथ में मंदी कर ली कि कल को बाजार बढ़े तो ये 100 कमाएगा, पर जब भी एक बार ही टूटेगा तो ये 5 मेरा सारा काम कर देगा। तो वो हमने उसको जोड़ा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट के अंदर में डेप्थ में नहीं जाना है और उसे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है, तो म्यूचुअल फंड्स आर गुड। ओके। और यदि वो उनकी कोई पकड़ ही है स्पेसिफिक कंपनियां ढूंढने में और उसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर है, तो वो डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हैं। पर नॉर्मली वो एडवांस लेवल वाले लोगों को उस तरीके से करना चाहिए। चलिए, ये बात तो आप बता ही सकते हैं ना, क्योंकि आप तो सेबी रजिस्टर्ड हैं, कि आने वाले वक्त में अगले 5 साल में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो करने वाली है? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर में रिसर्च करता नहीं हूँ। अच्छा। हम पूरा का पूरा इंडेक्स वाले लोग हैं, तो हमको ये पता है, हमारा तो स्लोगन है कि हम ये बोलते हैं इंडेक्स है तो बढ़ेगा ही। तो बस हमने तो क्या है, इंडेक्स लेके काम चलाओ। मैं हंस क्यों रहा हूँ? मैं बार बार आपको घेर करके ना उधर लेके जा रहा हूँ, उधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप आकर के इंडेक्स पे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इंडेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये बड़े अच्छे से यहाँ पे दिख पाया और हम लोगों को बता पाए कि एक्चुअल में ये है क्या, इसका लाभ क्या है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मार्केट में भी लोग बटे होते हैं क्या? इंडेक्स वाले अलग होते हैं, स्टॉक वाले अलग होते हैं, ऐसा भी होता है क्या कि दोनों के अलग अलग एक्सपर्टीज होती है और दोनों अलग अलग ये कहते हैं मेरा अच्छा है और मेरा अच्छा है? नहीं, मेरा अच्छा है बोलना तो दोनों पॉइंट है। कोई ईगो के लिए भी बोलता है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलता है। हाँ। कि भाई किसी को बहुत अच्छी उसकी पकड़ है और उसने देखा है, उसने एक्सपीरियंस किया है कि यार हर बार ये काम करता है, हर बार ये आउट परफॉर्म कर लेता है, तो वो बोलता है मेरा अच्छा है। और कई बार कई लोग होते हैं वो ईगो के कारण भी बोलते हैं, तो वो मुद्दा तो अलग पॉइंट पे। हाँ, ये पॉइंट जो है ना आपका, कि ऐसे होते हैं कि कोई इंडेक्स लवर्स ही होते हैं, कोई स्टॉक लवर्स ही होते हैं, तो होते हैं बहुत सारे ऐसे सेगमेंट में ऐसे लोग हैं जो प्योर ETF में ही इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट आप अगर डेटा रिसर्च करोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर में बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटेल साइड से ETF में ही होता है। वो सब कर करके समझ गए हैं कि ETF में डाल दो। वॉरेन बफे का मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट सुना था कि भाई मेरी डेथ होने के बाद में मेरे पैसे को कहाँ लगाओगे? तो बड़ा पैसा सारा का सारा इंडेक्स में पार्क कर देना। अच्छा, समझिए। तो जिसको हम इन्वेस्टमेंट की, इस मार्केट का, इक्विटी मार्केट का जिसको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, उनका ये समझ है
कि लॉन्ग रन के अंदर में इंडेक्स अपने आप ही सारा काम कर देगा। एक मज़ेदार बात क्या है ना, अभी जो दर्शक हम लोगों को देख रहा होगा ना, वो उसके बीच में फिर एक लकीर खींचेगी, इधर जाएं या इधर जाएं, इंडेक्स की तरफ जाएं या स्टॉक की तरफ जाएं। वो फिर इस पर रिसर्च करेगा। मुझे लगता है कि इस पर बहुत से सवाल अभी और भी आने बाकी हैं, क्योंकि जो बातचीत आपने आज शुरू की है ना, ये बिल्कुल अलग हुई है। अब तक एसआईपी से लेकर के और स्टॉक से लेकर बातचीत हुई थी, इंडेक्स पे बातचीत नहीं हुई थी। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें लक फैक्टर कितना काम करता है इस मार्केट में? देखिए, नॉलेज और पेशेंस तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं विशुद्ध ये भी नहीं कह सकता कि ये जुआ की तरह नहीं है। लॉटरी वाला सिस्टम तो कहीं ना कहीं है, लेकिन इसमें भी नंबर का ही गेम है एक तरीके से। देखें कल क्या होगा ये पता नहीं है, भले ही कंपनियां ग्रोथ कर रही नहीं कर रही हैं। तो क्या कितना लक फैक्टर कितना मानते हैं? तो क्या है कि कर्मास की थ्योरी के ऊपर मैं काफ़ी कुछ डिपेंड मतलब वो बिलीव करता हूँ, है अच्छा, ना। करते हैं। तो हाँ, तो हमारे लिए मैं लक किसको मानता हूँ वो समझिए, हाँ। कि वो कर्म जो हमने किए हैं पर हमें दिख नहीं रहे, उसका रिजल्ट हमारे जीवन में कभी ना कभी आता है। और जब वो आता है ना, तब हम उसको लक बोलते हैं। कभी हम उसको बैड लक बोलते हैं, कभी हम गुड लक बोलते हैं। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे? हमारा काम है हमको हमारा बेस्ट एफर्ट्स कर देना है, और उस बेस्ट एफर्ट्स के हिसाब से हमारे बेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जब तक वो नहीं आते हों तब तक हमें पेशेंस रखना है। तो आप जिसको बोल रहे हो ना लक, कि भाई वो लक कितना काम करता है, तो यदि आप पेशेंस रख पाओगे तो लक आपके फेवर में ही है फिर वो, क्योंकि वो देर सवेर अपने आप अपना रिजल्ट निकाल देगा। आप अच्छे कर्मास करते जा रहे हो, और जब तक आपका उस कर्म के हिसाब से जो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई पुराने खराब कर्मास हैं, या तो इस जन्म के या पुराने जन्म के, वो रोक रखे हैं। तो रोक रखे हैं, तब तक आप पेशेंस रखो, अपने आप आपका टाइम आएगा, आपको ग्रोथ दिख जाएगी। ये बात लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गोविंद जी विपස්සना वगैरह भी कर चुके हैं, तो इसलिए ये भाग्य में भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि ये कर्म में करते हैं, अगर मैं सही हूँ तो। एक बात बताइए, ये अचानक से मेरे दिमाग में आया कि कई बार लोग कहते हैं कि इस मार्केट में स्कैम भी होता है, मूवी भी बन चुकी है इस पर। क्या सच में कुछ लोग इतने ताकतवर होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, या कंट्रोल ना करें तो अपने अकॉर्डिंग इसको लेकर के चल सकते हैं? यस, होते हैं। तो फिर नीचे वाला छला नहीं जाएगा? तो ये जो पॉइंट ऐसा आ जाता है इसके अंदर में कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है एक्चुअली। हाँ। इसमें कैसा होता है, जैसे अभी आप मुझे ऐसा पूछो कि भाई हम लोग अपना जीवन नॉर्मल वे में जी रहे हैं, क्या घर में कभी चोरी नहीं हो सकती? तो हम ना नहीं कह सकते, पर क्या उसके कारण हम जीना छोड़ देंगे या घर में रहना छोड़ देंगे? तो नहीं। बड़ा तगड़ा लॉजिक है भाई आपका। हाँ, तो हमारे को ये समझना होगा कि क्या हमारे साथ में अगर कहीं चोर है तो क्या हमारे साथ में पीछे में पुलिस भी है कि नहीं है? तो है, वो भी बहुत पावरफुल है। जब जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करने जाता है, तो आपने बोला वो स्कैम मूवी, तो बाद में क्या हुआ वो भी आपने समझा ना। तो मुद्दा ये है कि अगर कोई गलत करता है तो वो थोड़े समय के लिए गलत कर सकता है, लेकिन उसको पकड़ने वाली एंटिटीज भी अवेलेबल हैं जो लगातार अपना काम कर रही हैं। तो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। मतलब मैं तो बोलूं कि अगर इक्विटी मार्केट के अंदर में हमारे पास बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आपका स्टॉक आपके डीमेट में पड़ा है, आपके लाइव सर्वेलेंस पे है, आज आप यहाँ पे हो, आपका पोर्टफोलियो आपके पास यहाँ पे है, कल आप यहाँ से सिंगापुर चले गए, आपका पोर्टफोलियो आपके साथ चला जाता है। आपको 5,000 रुपये का पोर्टफोलियो बेचना बेच सकते हो, 50 लाख का बेचना आप बेच सकते हो। कैरिंग कॉस्ट कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। तो मेरा कोई इसको मार्केट करने का पॉइंट नहीं है कि भाई मैं इक्विटी मार्केट को प्रमोट करने आया हूँ क्या। मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि मुझे उल्टा बहुत अच्छा फील होता है। मैं अगर अपना भविष्य रिटायरमेंट सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मुझे ऐसा रिटायरमेंट चाहिए जब मुझे चीज़ों की टेंशन नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी एसेट क्लासेस में पैसा रखा हुआ हो ना, तो मैं 25 अलग अलग काम जो मेरे को जिसका मैं लाइफ का पर्पस समझता हूँ उस पर मैं फोकस कर पाऊंगा। नहीं तो पता चला मेरे पास प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी का रेंट, उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, आज उसके ऊपर में कोई आके बैठ गया, पड़ोसी के साथ मैं रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ, हर थोड़े दिन में मुझे जाकर के देखना है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। जबकि यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों से एकदम इजीली फ्री अवेलेबल, मतलब फ्री रहता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको सोचता हूँ। नहीं, ठीक भी है। जिस तरह से मार्केट बदल रही है, जिस तरह से ज़िंदगी बदल रही है, जिस तरह से टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, आदमी ना सिकुड़ता चला जा रहा है, वो संकुचित होता चला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा फैला करके अगर उसके पास संसाधन नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो वो मैनेज नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। बाकी जो दर्शक कहेंगे हम देखेंगे उसके बारे में। वो ये कि आप ज़िंदगी में 2 बार मैराथन भी दौड़े हैं, मैराथन दौड़ने के शौकीन भी हैं, और जो ये काम है स्टॉक मार्केट, ये भी मैराथन ही है। दोनों में कुछ सिमिलरिटी देखते हैं क्या?
बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैंने 16 हाफ मैराथन की हैं हाँ और एक फुल मैराथन की हैं। और मैराथन करते समय पे आप जब दौड़ते हो ना, हाँ तो आपका खूब पसीना बहता है, आप थकते हो, और थकते हो तो आपके मन में ये भाव आता ही है कि छोड़ के निकल जाता हूँ अब। हम्म और उस समय पे आपको अपने आप को फिर अंदर की एक एनर्जी खड़ी करनी होती है, अपने आप को मैसेज देना होता है कि मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूँ क्या, थोड़ा सा आगे तक जा सकता हूँ क्या, थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ। बस उतना थोड़ा 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 करते यदि आपने समय निकाल दिया, हम्म तो 2.5 घंटे यदि आप रोड के ऊपर खड़े हो, मूव कर रहे हो हम्म। और अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए हो, तो आपका हाफ मैराथन हो जाता है। अच्छा। और अगर आप 5 घंटे तक खड़े हो रोड पे, मूव कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हो कि बस थोड़ा सा ही करना है, करता जा, और 5 घंटे तक अपने आप को मेंटेन कर लिया, तो आपका फुल मैराथन हो जाता है। तो लाइफ के अंदर में बड़े बड़े अचीवमेंट अपने आप को मोटिवेटेड रख के, लगे रह के, एक समय पसार कर दिया, अचीव हो जाता है। क्या बात है। मतलब आप समझिए कि जो लोग भी इस बाज़ार में जा रहे हैं वो ये मान के चलें कि एक ऐसी रेस है ये जिसमें आपका नॉलेज, आपका पेशेंस ये तय करेगा कि आप कितनी दूर की यात्रा करेंगे या क्या कुछ निकाल कर लेकर आ पाएंगे। एक मज़ेदार बात जो रही आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी कि आज हम स्टॉक और इंडेक्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, इक्विटी और इंडेक्स के बारे में हम समझ पाए। इससे आप ये और भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरफ अगर आप जाएं तो कितनी दौलत बना पाएंगे। और जितनी जानकारी आप लोगों को मिल गई है, इन जानकारी के साथ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नॉलेज और बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये चाहते हैं कि इसी अंदाज में, इसी सरल तरीके से आपको फिर से आपके सवालों का जवाब दिया जाए या आपको समझाया जाए। तो फिर वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि अपने सवाल लिख भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं गोविंद जी के साथ ही बैठना है तो उसमें लिख दीजिएगा कि गोविंद जी के साथ आपको पार्ट 2 चाहिए। मैं दिखाऊंगा गोविंद जी को और कहूँगा कि आपकी डिमांड है, ताकि इनको दोबारा से बुलाऊंगा और ये नॉलेज को हम और आगे की तरफ लेके जाएंगे। हो सकता है कि बहुत से सवाल ऐसे हों जो आपके दिमाग में आ रहे हों, मेरे दिमाग में ना आए हों, या आप इस फील्ड में काम करते हों और आपको उस तरह की समस्याओं को रोज़ सामना करना पड़ता हो। क्योंकि मैं इस फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ तो शायद मैं उसको सामना नहीं करता हूँ, तो मैं उस सवाल को नहीं पूछ पाया हूँ। तो जब आप उस सवाल को लिखेंगे तो मैं उसको पूछूंगा और उसी अंदाज में पूछूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरी कोशिश रही कि इस यानी कि इक्विटी और इंडेक्स को जितना बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था, समझाने की कोशिश किया हूँ। और आगे अब आपके रिस्पांस का मैं इंतज़ार करूँगा। और अंत में एक बार फिर से वही कि आप इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ अगले गेस्ट का।